अच्छा जनाब, आज है 20 अक्टूबर 2023 और यूनिट 1 में हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। और मैकेनिक्स में दो टॉपिक्स रहते हैं, वर्क एनर्जी पावर और मोमेंटम। तो वर्क एनर्जी पावर की शीट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर फर्स्ट 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए थे और ये आखिरी क्वेश्चन तो काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन। खैर, इस क्वेश्चन के बाद मेरे ख्याल में अब्दुल्ला लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे थे क्वेश्चन नंबर 15 में ना। और इस क्वेश्चन नंबर 15 में बात ये चल रही थी कि हमारी अर्थ पर सम टाइम मीटरॉइड आके हिट कर देते हैं, और जब हमारी जमीन पर, हमारे प्लेनेट पर मेट्रॉइड आके हिट करते हैं तो उससे जमीन पर जगह जगह बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े खड्डे हुए हैं। उन खड्डों को स्टडी करने के लिए किसी स्टूडेंट ने उसी तरीके का एक मॉडल बनाया है। और मॉडल उसने ये बनाया था कि उसने डिफरेंट डायामीटर के लिए थे स्फेयर्स। और अब्दुल मोमिन ने मुझे लास्ट क्लास के अंदर ये चीज़ हाईलाइट करके दी थी कि मैं इस बात पर ऑब्जेक्शन कर रहा था कि इन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि मॉड जो मटेरियल है वो रिमेन सेम। लेकिन अब्दुल मोमिन ने सही बात कही कि सर वो बार बार ना मॉडलिंग किले ड्रॉप कर रहा है सैंड के ऊपर। तो जब वो बार बार मॉडलिंग किले ड्रॉप कर रहा है तो ऑब्वियसली मटेरियल रिमेन सेम। तो अब्दुल मोमिन की मुझे ये बात अच्छी लगी कि क्लास के बाद भी उन्होंने मेरे इस सवाल को जहन में रखा और रिसर्च करके मुझे रिप्लाई किया। तो बड़ा अब्दुल मोमिन, बहुत अच्छी बात है आपकी ये। अच्छा, इस जैसा ना एक और सवाल है, इसलिए मैं सवाल को रिपीट करना चाह रहा हूँ बात करते करते कि जनाब इन्होंने, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने क्या करा जनाब, इन्होंने जमीन पर क्या रख दिया जनाब, सैंड भर दी, मट्टी भर दी किसी ट्रे में। और ट्रे में मट्टी भरने के बाद उस सैंड पर, मट्टी के ऊपर सेम हाइट से बार बार स्फेयर्स को ड्रॉप कर रहे हैं। और स्फेयर का पहले डायमीटर था 2 सेंटीमीटर, फिर डायमीटर था 4 सेंटीमीटर। तो जब डायमीटर उन्होंने बढ़ाया तो जमीन पर जो गड्ढा बन रहा था, जो जमीन के ऊपर के इम्पैक्ट क्रेटर बन रहा था, उसके साइज को ये वर्नियर कैलिपर से स्टडी कर रहे थे। ये मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जैसा जैसा तो नहीं, इसी सवाल को पकड़ के उन्होंने एक और सवाल बनाया है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। 24 देखिएगा बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर सेम पिक्चर ली है और उसके बाद उन्होंने सेम स्टोरी ली है, सब कुछ सेम है। क्वेश्चन बदल दिया। क्वेश्चन क्या कर दिया, क्वेश्चन ये कर दिया है कि अब उन्होंने जनाब हाइट को डिफरेंट करना शुरू कर दिया। आपको याद है ऊपर क्वेश्चन नंबर 15 में सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे थे, इस दफा डिफरेंट हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। हाइट ली है 0.3, फिर हाइट ली है 0.6, फिर हाइट ली है 0.9। हाइट डिफरेंट कर रहे हैं। और 0.3 की हाइट पर रहते हुए भी स्फीयर का डायमीटर पहले 2, लास्ट क्लास में खाली 2 से 4 जा रहे थे, इस दफा 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। फिर हाइट बढ़ाएंगे 2 4 सेंटीमीटर, देन 6 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में ये वाली बात मैं अब्दुल्ला आपसे कमेंट्री कराना चाहूंगा ताकि मैं देख सकूंगा आपके क्लास में मेरे साथ कितने अटेंटिव हैं। अब्दुल्ला बेटा, लास्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 15 में सर वो सेम हाइट से स्फेयर को ड्रॉप कर रहा था, लेकिन ओनली साइज ऑफ स्फेयर वेरी कर रहा था। इस सवाल में सर वो हाइट भी वेरी कर रहा है और स्फेयर का साइज भी वेरी कर रहा है, ठीक है जनाब। और जब वो ऐसा कर रहा है तो उसके बाद वो एक कंक्लूजन दे रहा है अब्दुल्ला। वो कंक्लूजन क्या दे रहा है, कंक्लूजन ये दे रहा है कि जितनी ज्यादा हाइट से ड्रॉप करेगा, जितना ज्यादा डायामीटर होगा स्फेयर का, ठीक है जनाब, स्फेयर का, तो उतना बड़ा गड्ढा बनेगा। और कॉमन सेंस की बात है, दोनों चीजों को आप बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है गड्ढा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है जनाब। तो अब आपसे कह रहे हैं कि इस वाली बात को हमने असेस करना है, तो असेस करने जा रहा हूँ। लेकिन अब्दुल्ला सिर्फ सवाल समझा दें, सवाल बेटा क्या है अब्दुल्ला? हम्म
ठीक है ठीक है। और इसने जो नीचे स्टूडेंट ने क्लेम किया हुआ है, क्लेम क्या कर रहा है स्टूडेंट? ठीक है जनाब, ठीक है। इस वाली अच्छा, तो देखा जाए तो ये वाली बात बिल्कुल कॉमन सेंस की है, इसलिए इसके अंदर कोई बात हमें ऐसी नहीं नजर आ रही कि जिसके अंदर सोचना पड़े। लेकिन इंग्लिश लिखने के नंबर है भाई, ठीक है ना। वरना बात तो मुझे नजर आ रही है कि भाई जितनी ज्यादा हाइट से आप ड्रॉप करोगे और जितना बड़ा स्फीयर ड्रॉप करोगे, सही है जनाब, स्फीयर का डायमीटर जितना बड़ा होगा, क्रेटर का डायमीटर उतना ही सबसे बड़ा है। कम हाइट है, कम हाइट है, स्फीयर का साइज सबसे छोटा है, तो क्रेटर का साइज भी सबसे छोटा है। तो बात तो बिल्कुल नजर आ रही है। पर 6 नंबर का सवाल है, इसको लिखना है। अब लिखने के लिए जाहिर सी बात है, मैंने इसको मार्किंग स्कीम से ही सारी की सारी बातें उठाई हुई हैं, और उन बातों को उठा के अब आपके साथ बैठ के डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको लिखना आ जाए। और बहुत अच्छा होगा कि आप क्लास के बाद इस सवाल को, इसके मार्किंग स्कीम को साइड में रख के खुद से इंग्लिश में लिखें, ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो। तो जरा क्वेश्चन सुनिएगा, मतलब इसका आंसर देखिएगा। आंसर ये है कि जो ऊपर टेबल है, टेबल हमें साफ दिखा रहा है कि जब मैं हाइट को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है जनाब, और जैसे जैसे हाइट बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है जनाब, पहले वो एक बात की बात करने जा रहे हैं, दोनों बातों को एक साथ मिक्स नहीं कर रहे। जैसे जैसे मैं हाइट को बढ़ाता जा रहा हूँ, तो हाइट बढ़ाने से मैंने नोट किया है, यानी कि जब वो हाइट बढ़ा रहे हैं तो समझ लें इस टाइम के ऊपर वो स्फीयर के साइज की बात नहीं कर रहे हैं। हाइट बढ़ाते जा रहे हैं, तो हाइट बढ़ाने से जब वो स्फीयर को गिराते हैं, तो गिराने से, ठीक है जनाब, जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो क्रेटर है, क्रेटर का डायामीटर इंक्रीज होता जा रहा है। सही जनाब। अच्छा, उसकी वजह क्या है, तब इसकी वजह पे जा रहे हैं। भाई ये बताइए, तो जितनी ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करूंगा ना, तो आपको पता है जितनी ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करते हैं उसमें उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो ज़मीन को हिट करता है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करेंगे, यानी लिखने का ढंग सिखा रहे हैं आपको कि पहले हाइट को इंक्रीज करें, पहले हाइट पे कमेंट्री करें। हाइट हमने ज़्यादा कर दी, तो क्रेटर का डायमीटर बढ़ता जा रहा है, गड्ढे का साइज बढ़ता जा रहा है। वजह, सर वजह ये, जितनी ज्यादा हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो जमीन को या मट्टी को हिट करते वक्त जो इम्पैक्ट वेलोसिटी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो ज्यादा हो गई है, ठीक है ना। और जब ज्यादा हो गई है, तो जब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो जाहिर सी बात है स्पीड ज्यादा हो रही है। और जब स्पीड ज्यादा हो रही है, तो स्पीड ज्यादा होने से, ज्यादा स्पीड से हिट करने पर जो क्रेटर है वो ज्यादा बड़े साइज का क्रेटर बन रहा है। तो बेटा गौर कीजिएगा, 2 पॉइंट्स में उसने इस वाली बात पर 2 पॉइंट निकाल दिए, और एग्जामिनर ने लिखा है कि मैं आपको 2 मार्क्स अवार्ड कर दूंगा अगर आप ये वाली बात लिखते हैं। क्या बात लिखते हैं, जरा स्टाइल सीखिए। कि अगर मैं, देखिए टेबल को देखकर वो एक बात को एक वक्त में लेके जा रहा है। अगर मैं बॉल की हाइट बढ़ाऊंगा, तो हाइट बढ़ाने से, ठीक है ना, क्रिएटर का साइज बढ़ रहा है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है जनाब, ये उसने स्टेटमेंट दी है कि मुझे टेबल शो करा रहा है ग्रेटर हाइट, ग्रेटर क्रिएटर साइज, ठीक है ना। अभी उसकी रीजन बता रहा है। रीजन क्या बता रहा है, सर अब मैं उसको ऊपर से ज्यादा ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ, तो इम्पैक्ट वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है, क्योंकि ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है जनाब, तो ये आपको लिखने का ढंग सिखा रहा है। ठीक है जनाब, 2 नंबर तो आपको इस बात के मिल गए। अब वो दूसरी टॉपिक के ऊपर आपको लेके जा रहा है। दूसरा टॉपिक क्या है सर? दूसरा टॉपिक ये है कि टेबल डज नॉट शो that increasing the sphere diameter always increases the crater diameter. Table does not show that increasing the sphere diameter always increase the crater diameter. ये वाली बात लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 के अगेंस्ट नहीं हो गई क्या? हाँ बेटा अब्दुल्ला, कह रहे हैं कि टेबल डज नॉट शो दैट इंक्रीजिंग स्फीयर डायमीटर ऑलवेज इंक्रीज क्रेटर डायमीटर। अच्छा जी, मतलब इन्होंने ये कह रहे हैं कि ये वाली बात कहीं टेबल में नजर नहीं आ रही। ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्या हो रहा है, देखिए स्फीयर का डायमीटर इंक्रीज करूंगा, लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। स्फीयर बड़े साइज का गिराऊंगा, तो क्रेटर का डायमीटर भी इंक्रीज होगा। ये ऐसा होगा, बट टेबल डज नॉट शो, ये वाली बात टेबल शो नहीं कर रही। तो ये बेटा, ये वाली बात को मैं नहीं मानता कि किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये वाली बात एग्जाम में नाजिल होगी। ठीक है जनाब, लेकिन इसके ऊपर भी मार्किंग स्कीम वाला बोल रहा है कि मैं 1 नंबर दूंगा। लेकिन जिस चीज़ को बेटा मैंने ब्लू हाईलाइटर लगाया है,
मुझे ऑब्जेक्शन है इस वाली बात पर कि स्टूडेंट के दिमाग में ये वाली बात नहीं आने वाली कि भाई देखिए टेबल में ये वाली बात शो नहीं हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर मैं स्मॉलर स्फेयर लेता हूँ 2 से 4 सेंटीमीटर, तो इंक्रीजिंग स्फेयर डायमीटर डज इंक्रीज क्रेटर डायमीटर फॉर बिगर स्फेयर 4 to 6 सेंटीमीटर। अच्छा, जरा इस वाली बात को भी नोट करें कि आपको याद है कि जब हमने 2 to 4 सेंटीमीटर पे लेके गए थे, तो जितना जितना 2 to 4 में आप जाओगे तो ऑब्वियसली साइज आप 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हो। साइज ऑफ स्फेयर आप 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है जनाब। तो उससे जो क्रेटर का डायामीटर है, ठीक है जनाब, वो भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसके अंदर आपको बताना चाह रहे हैं कि 4 to 6 में ज्यादा इंक्रीज हुआ है, सेम हाइट के ऊपर जाके वो भी ऊपर देखते हैं। 2 to 4 में कम इंक्रीज हुआ है। जरा चेक कीजिएगा इस वाली बात को, इसको चेक कीजिए। 2 to 4 में गए तो यहाँ पे 2 टाइम आपने डायमीटर के साइज को इंक्रीज कराया है। तो जरा देख के बताइएगा बेटा, देख के बताइएगा 3.6 से 7 पर आ रहे हैं। तो इट इज नॉट ऑलमोस्ट 2 टाइम। ठीक है ना। एक्यूरेट 2 टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 2 टाइम है, बट इट इज नॉट एक्यूरेट 2 टाइम। स्फेयर का डायमीटर 2 टाइम का है, तो ये एक्यूरेट 2 टाइम नहीं है, क्योंकि 3.6 का डबल 7.2 होता है। तो मैं इसको कह सकता हूँ इट इज 1.9 टाइम। अच्छा, और अगर मैं इसी सेम साइज के ऊपर रहते हुए, इसी सेम हाइट के ऊपर रहते हुए 4 to 6 बात करूँ, तो इसके अंदर इतना मल्टीपल आ रहा है। तो अब आप रेशो निकाल लो, 6/4 एंड 6/6.8/7। ठीक है जनाब, इन दोनों का रेशो निकाल लो, या ये कह लो कि ये रेशो 2 टाइम है, ये तो नज़र आ रहा है। ये रेशो 2 टाइम नहीं है, सॉरी 1.5 टाइम है। 4 से अगर मैं 6 पे जा रहा हूँ, तो इट इज़ 1.5 टाइम स्फेयर का साइज इंक्रीज हुआ है। तो ज़रा इसको कोई चेक करके बताना बेटा, क्रेटर डायमीटर कितना मल्टीपल चेंज हो रहा है बेटा, करके बताइएगा। 6.8 डिवाइडेड बाय 7। तो क्रेटर डायमीटर इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हो गया, ये क्या बात हुई, उल्टी बात हो गई। अब्दुल्ला ये क्या बात हुई? स्फेयर का साइज 2 से 4 पे गए तो क्रेटर का साइज 3.6 से 7 पे चला गया। और जब मैं स्फेयर के साइज को 4 से 6 पे लेके गया हूँ, 4 से 6 पे लेके गया हूँ, तो क्रेटर का साइज 7 से 6.8 पर आ रहा है। हाँ ये तो जी आप सही कह रहे हैं। क्रेटर का साइज उतना नहीं, उतना क्या बढ़ ही नहीं रहा जनाब, उतना तो क्या बात करें, बढ़ ही नहीं रहा। मतलब बड़ा है, 3.6 से 6.8 पर आया है। यानी अगर मैं इस चीज़ को इससे कंपेयर करूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं इसको इससे चेक कराऊँ कि 2 से 6 पर गया हूँ तो ये 3 टाइम इंक्रीज हुआ है। और ज़रा 3.6 को बेटा, ज़रा 6.8 को 3.6 से डिवाइड करके बताना। हाँ बेटा, 6.8 डिवाइडेड बाय 3.6। 6.8 डिवाइडेड बाय 3.6। अब्दुल्ला आप बता दें बेटा। 1.9। अच्छा 1.9, तो अगर ये 1.9 ही इंक्रीज हो रहा है, चाहे हमने स्फीयर के डायमीटर को 2 टाइम करें या स्फीयर के डायमीटर को 3 टाइम करें, क्रेटर साइज डायमीटर 1.9 टाइम ही इंक्रीज हो रहा है एट द सेम हाइट। अच्छा, जरा इस वाली बात को जरा यहाँ पढ़ते हैं, जो कि अकल में नहीं आ रही यार, अकल में नहीं आ रही, नंबरों में तो नजर आ रही है, अकल में नहीं आ रही। अच्छा, ये वाला बिहेवियर जरा चेक करें क्या ऐसा है, यहाँ पर भी है, जरा चेक कीजिएगा। 2 to 4 गए तो ये 2 टाइम इंक्रीज हुआ है। जरा 7.5 को बेटा 4.8 से डिवाइड कीजिएगा। जकी बेटा आप बता रहे हैं 7.8 डिवाइडेड बाय 4.8 ये कितना मल्टीपल हुआ है? 1.65। और अब जरा 7.3 को 4.8 से डिवाइड करना। 1.52। ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल उल्टी कहानी चल रही है। उल्टी कहानी का मतलब जो नंबर नजर आ रहे हैं वो ये कि सेम हाइट पे रहते हुए, सेम हाइट पे रहते हुए अगर आप स्फेयर डायमीटर को 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हो, तो क्रेटर डायमीटर साइज कुछ और मल्टीपल चेंज हो रहा है। और 3 टाइम कर रहे हो तो किसी और मल्टीपल पे चेंज हो रहा है। तो इसी बात को वही क्या लिख रहा है, तो जरा इस वाली बात को लिखिएगा, देखिएगा क्या बोल रहा है। वो ये कह रहा है, जरा इसको पढ़े बेटा। फॉर स्मॉलर स्फेयर 2 to 4 सेंटीमीटर,
increasing sphere diameter does increase crater diameter for bigger sphere from 4 to 6. A smaller sphere from 2 to 4 increasing sphere diameter does increase crater diameter. ठीक है। अच्छा, इस और को भी रोक लो, इस और से कंफ्यूजन हो रही है। 2 to 4 पे देखा है, 2 to 4 पे देखा है, तो 2 से 4 पे जा रहे हैं इंक्रीजिंग स्फीयर डायमीटर, तो ये इंक्रीज कर रहा है क्रेटर डायमीटर को। उसके बाद कह रहे हैं इंक्रीजिंग द स्फीयर डायमीटर हैज लिटिल अफेक्ट ऑन क्रेटर डायमीटर। ठीक है जी, अब ये वाली बात समझ में आ जाती है कि जब मैं इसको 3 टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी 2 से 6 पे जा रहा हूँ, तो इंक्रीजिंग द स्फीयर डायमीटर हैज लिटिल अफेक्ट ऑन क्रेटर डायमीटर, मोर डेटा इज नीडेड फॉर फिर्मर कंक्लूजन। अच्छा जी, तो काफ़ी गंदा सवाल जो है मोहम्मद को आज पहली क्लास में एक्सेल के मिल गया है, जिसके अंदर एक ऐसा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, और हम लोग इस वाली बात को टेबल देखकर डिस्कशन कर रहे हैं। 6 मार्क का क्वेश्चन है इंग्लिश लिखने वाला, कि जनाब किस चीज़ को चेंज करने से क्या हो रहा है। तो आई थिंक इसको सवाल को बस मैं अब लपेट रहा हूँ, और लपेटने में इट इज़ वेरी सिंपल, कि टेबल शो कर रहा है कि हाइट बढ़ाता हूँ तो क्रेटर डायमीटर बढ़ता है। रीज़न क्या है? सर इम्पैक्ट वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। नंबर 3, टेबल इस बात को शो नहीं करता कि स्फेयर डायमीटर बढ़ाने से हमेशा क्रेटर डायमीटर बढ़ेगा। स्फेयर टेबल डज नॉट शो दैट इंक्रीजिंग स्फेयर डायमीटर, अगर आप स्फेयर का डायमीटर बढ़ाओगे तो हमेशा ये नहीं बढ़ेगा। अच्छा जी, स्मॉल डायमीटर में जितना चेंज आ रहा है, इंक्रीजिंग द स्फेयर डायमीटर हैज लिटिल इफेक्ट, इसका थोड़ा सा इफेक्ट होता है क्रेटर डायमीटर पे। चलें जी, तो बेटा हमने सारी बात को डिस्कशन कर लिया। अब इस डिस्कशन से आपको कितना लिखना आ सकता है एग्जाम में, या आप खुद से लिख के देखें, खुद से लिख के देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अच्छा जी, वापस आ जाएं उसी जगह पर जहाँ पे हम लोग थे, एट दिस पोजीशन, यहाँ पर। और जब यहाँ पर हैं तो ज़रा यहाँ पर भी क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भी क्वेश्चन इत्तेफाक से जो पहला सवाल है वही इंग्लिश लिखने वाला है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं है। तो मैथमेटिकल सवाल वाला नहीं है बेटा सवाल। क्वेश्चन देखिए अगेन, कह रहे हैं जनाब 2 आइस स्केटर्स हैं और ग्लाइड कर रहे हैं हॉरिजेंटल आइस सरफेस पर एट एन आइस रिंग। ठीक है जी, जब मेल स्केटर पुश करता है फीमेल स्केटर को फॉरवर्ड, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी स्केटर्स की इंक्रीज हो जाती है, दोनों की इंक्रीज हो जाती है। उसने पुश करा तो जो फीमेल स्केटर है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई है, और ये जो बंदा है इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई है। कह रहे हैं वाई काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व इन दिस इंटरेक्शन। ठीक है ना, इस इंटरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं है? तो अब जरा इसका आंसर सुन लीजिएगा पहले, फिर हम लोग मार्किंग स्कीम को जाके देखेंगे। देखिए सर, हम लोग जितने भी कोलिजन इन जनरल पढ़ते हैं, उसके अंदर जो बॉडीज आपस में टकरा रही होती है ना सर, वो नॉन लिविंग होती हैं। और जब वो नॉन लिविंग होती हैं, तो जब वो एक दूसरे के साथ टकराती हैं, तो उनकी एक दूसरे के साथ जो फोर्स लगती है, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वो सारी के सारे कन्वर्जन एक दूसरे के लिहाज से स्पीड और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन आ रही होती है। लेकिन आप बेटा खुद बताइए कि फॉर एग्जांपल आप चेयर पे बैठे हुए हो, अब्दुल्ला फॉर एग्जांपल आप चेयर पे बैठे हुए हो, और चेयर पे बैठते वक्त आप अभी जब क्लास कर रहे थे, फॉर एग्जांपल अभी अभी आप, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बोला हूँ, अंडा पराठा खा के बैठे हुए हो। जब आपने अंडा पराठा खाया तो अंडा पराठा खाने से आपकी बॉडी में जब वो खाना डाइजेस्ट हुआ, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर एक केमिकल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और आप इंसान हो, आप लिविंग ऑब्जेक्ट हो। ठीक है जनाब। अभी आप बताओ बेटा, चेयर पे आप बैठे हुए हो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन आप चेयर से उठे और आपने भागना शुरू कर दिया। बताइए, जब आपने भागना शुरू कर दिया तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब्दुल्ला बताएंगे आपके अंदर ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई है? जी, आपकी बॉडी में जो आपने अंडा पराठा खाया हुआ है, बॉडी के अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी उससे आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप भागने लगे आपकी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल नहीं हुआ है। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपनी जगह वैलिड है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फेल हुआ है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, शुरू में और आखिर में काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। जब आप चेयर पे बैठे हुए थे काइनेटिक एनर्जी जीरो, आपने भागना शुरू कर दिया आपकी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन इसमें खराब हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की, पर सिर्फ एनर्जी की कंजर्वेशन में कोई खराबी नहीं हुई है।
इन द सेम वे इसमें भी अगर आप गौर करें तो सर इसमें भी तो यही हो रहा है कि जो बंदा है इस बंदे की बॉडी में ये खा पी कर आया है तो बॉडी के अंदर क्या है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये इस लड़की को पुश करता है तो इसकी अपनी बॉडी में और फीमेल स्केटर की बॉडी के अंदर पुश करने से जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, इस काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट इट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ इसकी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन है जो काइनेटिक एनर्जी में हुआ है। इसलिए देखने में कंफ्यूजन लग रही है पर प्रैक्टिकली कंफ्यूजन नहीं है। तो जरा इस चीज को बेटा रीड कीजिए यहाँ पे चल के मेरे साथ। कह रहे हैं जब मेल स्केटर ने, और बेटा वर्षा ही आपसे कमेंट्री करवाऊंगा गौर से सुनिएगा, मेल स्केटर ने जब पुश किया फीमेल स्केटर को तो बंदे ने वर्क किया, ठीक है ना। और आपको पता है जब वर्क करते हैं तो दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जनाब। तो जब मेल स्केटर ने वर्क किया फीमेल स्केटर पे तो उसने जो वर्क किया ये वर्क कन्वर्ट हो गया मेल स्केटर की का किया हुआ वर्क कन्वर्ट हो गया फीमेल स्केटर की काइनेटिक एनर्जी में। सो देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। क्योंकि लेकिन इसको इस वाली बात के अंदर ना ये वाली बात मेरे ख्याल में ऐड करना चाहिए जिस बात पे मैंने जोर दिया है कि ह्यूमन है, उसकी बॉडी के अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है और वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इन डूइंग वर्क एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए देखने में लग रहा है कि अपेरेंटली काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व बट प्रैक्टिकली टोटल एनर्जी इज कंजर्व, ओनली काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड। वर्षा बेटा क्या समझ में आती है बात बेटा वर्षा? हाँ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज और इसलिए हमें लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। अब वो जो कंजर्व नहीं है तो उसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर ये वाली बात तो इसने कहीं बताई नहीं आंसर की में, वाई। तो मेरे ख्याल में वाई मिसिंग नहीं है, या आपको लगता है वाई आ गया? हाँ सर, मेल ने पुश किया जबकि वो कह रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। तो वाई में मेरे ख्याल में एक सेंटेंस इसमें और होना चाहिए था कि ह्यूमन बॉडी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन डूइंग वर्क, जब वो फीमेल को पुश कर रहा है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मेरे ख्याल में ये नजर में मेरी ये होना चाहिए था। बाकी जो एग्जामिनर ने लिखा है और आपने जो पढ़ के सुना दिया इट इज बेस्ट। बस जनाब आज की क्लास के अंदर ये दो सवाल बेटा मैंने जानबूझ के ऐसे उठा लिए जिसको लिखने वाले सवाल होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती ही नहीं है। तो दो तीन सवाल ऐसे करना चाहिए ताकि एग्जाम में तो आएंगे भाई, आंख बंद करके तो काम चलेगा नहीं। तो ये दो सवाल वैसे कर लिए। अब बाकी सारे मैंने मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है ना सिलेक्ट किए हैं। तो आइए मैथमेटिकल क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहला मैथमेटिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज है और मेरा क्लेम है कि एडेक्सल में एमसीक्यूज इतनी बच्चों वाली आती हैं कि इनका 9702 ए लेवल्स वालों के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जैसे इस सवाल में भी आप देखें तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जनाब काइनेटिक एनर्जी, तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जहाँ लिखा हुआ है बेटा मास, तो मास, कार का मास ये है 1500। अगर आप इसको एक्सपोनेंट से नॉर्मल वे में लिखें तो इट इज़ 1500। फिर लिखी हुई है स्पीड, सर स्पीड है 25 स्क्वायर। तो 1500 को बेटा 2 से डिवाइड करूंगा तो इट बिकम 750 एंड देन 25 स्क्वायर। और अब आप देख लीजिए 750 और 25 स्क्वायर, इट इज़ ऑप्शन ए। तो एडेक्सल बोर्ड में जो एमसीक्यूज आती हैं इंतहाई आसान, इंतहाई बचकाना एमसीक्यूज होती हैं, ये मेरा क्लेम है एज कंपेयर टू हम ए लेवल्स 9702 से कंपेयर करें। खैर जनाब, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है और मेरे ख्याल में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक कार है, कार की स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है जनाब। इस कार में फॉर एग्जांपल कोई बंदा बैठा हुआ है, उसने सीट बेल्ट बांधी हुई है। जब उसने सीट बेल्ट बांधी हुई है तो उस सीट बेल्ट की जो टोटल लेंथ है वो 2 मीटर है और सीट बेल्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.85 है, ठीक है जनाब। पूछ क्या रहे, कह रहे जनाब जब खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। सीट बेल्ट और डमी काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है कार की। तो कार की काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होगी। कह रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, आप कैलकुलेट करके दिखाएं। तो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये है कि हमने कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहला काम तो ये करो बेटा कि वॉल्यूम कैलकुलेट करो। वॉल्यूम होगा लेंथ
इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ 2 मीटर है, एरिया 0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये सेंटी एक्सपोनेंट -2 और -2 का स्क्वायर। तो सेंटी का मतलब एक्सपोनेंट -2 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन के लिए मैंने ये नंबर लिखा है। उसके बाद पूछ रहे हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं इसी पे जा रहा हूँ डायरेक्ट। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में सर ऊपर काइनेटिक एनर्जी आएगी क्योंकि कार मूव कर रही है, हाफ मास है बटा 75 और वेलोसिटी कार की 28 स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है जनाब, 75 डमी का मास, 75 डमी का मास, 75 डमी का मास, कार 28 की स्पीड से चल रही है इसलिए डमी भी 28 की स्पीड से चल रही है। इट इज काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्योंकि पूछ रहे हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम है बेटा 0.85 -2 -4। तो बेटा कोई बच्चा मुझे, बल्कि जकी आप बेटा कैलकुलेटर इस वक्त अच्छा चला रहे हैं, आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं क्या आंसर आ रहा है बेटा जकी? हाँ बता दे बेटा आंसर क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, 29,400। मुझे ये सुनने में आया बेटा, ऐसे ही बोला आपने? ठीक है बेटा, तो इट इज, लेकिन आंसर मार्किंग इसकी में से बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। बिल्कुल सही है। तो बेटा ज़रा जकी भाई आप अपना आंसर दोबारा चेक करें, और इसमें ना मार्किंग इसकी में साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, और जो वर्षा बता रही है वो विदाउट साइंटिफिक नोटेशन है, तो मतलब दोनों का एक ही है। तो बेटा जकी कैलकुलेटर दोबारा चेक कीजिएगा, आंसर आएगा बेटा 1.73 एक्सपोनेंट 8। हाँ शायद आपने डिवाइड नहीं करा, मेरे ख्याल में आपने खाली ऊपर का नंबर बताया था बेटा। चलो कोई बात नहीं बेटा, ये उन्होंने खाली ऊपर का नंबर बताया है, फिर नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, इसलिए जैसा भी ये जाने दें, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जल्दी से बेटा आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन नंबर 19 को जब मैंने देखा पढ़ाने के लिए, तो मुझे इसमें एक बुराई ये नज़र आई कि हम A2 की फिजिक्स में यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 5 में, सॉरी यूनिट 5 में एक टॉपिक पढ़ाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर कोई बच्चा A2 का है, यूनिट 5 पढ़ा रहा है, तो उसे पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ होती है। तो ये सवाल देख के पहले तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि यार ये सिंपल हार्मोनिक का सवाल है, इसको तो मैं यहाँ समझा ही नहीं सकता। अच्छा फिर मैंने मार्किंग स्कीम में देखा, तो मार्किंग स्कीम में दो मेथड से सवाल सॉल्व करवाया हुआ है। उसमें से मेथड नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है जो कि A2 की फिजिक्स का है, लेकिन शुक्र है कि उसके बाद उसने नीचे जो है ना इसको एक आसान तरीके से भी समझा दिया है। तो मैं, जाहिर सी बात है कि इस सवाल को भी सॉल्व करने में मैं A2 में आपको नहीं लेके जाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि इसको AS वाले मेथड से ही हम लोग सॉल्व कर लें। AS वाला मेथड कह लें या ये कह लें बिल्कुल बचकाना मेथड। बचकाना मेथड ये है जो मैं अब्दुल मोमिन बेटा आपको शामिल करना चाहूंगा। बेटा अब्दुल मोमिन आप हमें सिर्फ ये बात बताइए, अब्दुल मोमिन बेटा, कि अगर मैं किसी मेटल के बॉब को धागे से बांध के लटका दूं तो जरा समझाना आसान हो जाता है, पेंडुलम की एग्जांपल। बेटा अब्दुल मोमिन मुझे बताइए, इफ आई डिस्प्लेस दिस पेंडुलम वेरी स्मॉल, ठीक है जनाब, एंड दिस इज इट्स मीन पोजीशन, दिस इज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, और ये इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, और छोटा सा एम्पलीट्यूड है, ठीक है जनाब। मैंने बेटा एम्पलीट्यूड छोटा रखा है, और जब मैं इसको रिलीज करूंगा, बल्कि सवाल भी पूछने का बन नहीं पा रहा है, इतना बचकाना सा सवाल है। सर जब आप कम एम्पलीट्यूड से छोड़ेंगे ना, तो ये कम वेलोसिटी से मूव करेगा, इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ। कम एम्पलीट्यूड से रिलीज करते हैं तो कम वेलोसिटी से मूव करता है, और सर अगर मैं इसको इतने बड़े एम्पलीट्यूड से रिलीज करूं, इतने बड़े एम्पलीट्यूड से रिलीज करूं, तो जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात हो गई, लेकिन अब्दुल मोमिन को एक मुश्किल सवाल में डाल देता हूँ। अब्दुल मोमिन बताइएगा किस में टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर मैं ए से रिलीज करूँ और अगर मैं बी से रिलीज करूँ, किस में टाइम ज़्यादा लगेगा टू मेक वन ऑसिलेशन? अब्दुल मोमिन, विच स्फीयर विल टेक लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन? ए। अच्छा बेटा जकी तुम्हारे ख्याल में किस में टाइम ज़्यादा लगेगा बेटा,
ए स्लो जा रहा है, बी फास्ट जा रहा है, कौन ज्यादा टाइम लगाएगा? ए ज्यादा टाइम लगाएगा। दो बच्चों ने ए कह दिया। वर्षा बेटा आप क्या कहते हो? ए, जबरदस्त। अब्दुल्ला आप क्या कह रहे हो बेटा, ए या बी? कौन ज्यादा टाइम लगाएगा? ए, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया है। दोनों में सेम टाइम लगता है भाई, कहीं से भी छोड़ दोगे सेम टाइम लगेगा, टाइम सेम लगेगा। वजह क्या है? क्योंकि ये स्लो जाकर टाइम उतना पूरा कर देगा और ये तेज जाकर उतना ही टाइम लगाएगा। तो ये कॉमन सेंस का सवाल है, लेकिन इसके अंदर वेलोसिटी एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बात अपनी जगह है। अलबत्ता जो बात आपसे मैंने टाइम की पूछी, किसी भी बच्चे को नहीं पता, पर ये वाली बात भैया याद कर लो कि पेंडुलम का जो टाइम होता है ना बेटा, पेंडुलम का टाइम वो सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है। पेंडुलम की लेंथ छोटी या बड़ी करूंगा ना, ये पेंडुलम छोटी लेंथ का मैंने ले लिया तो ये कम टाइम लगाएगा। छोटी लेंथ लगाऊं कर दूंगा तो टाइम कम लगाएगा, बड़ी लेंथ कर दूंगा तो टाइम ज्यादा लगाएगा। पर एम्पलीट्यूड बदलने से भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर ये इस टॉपिक का सवाल नहीं था, ये मैंने ऐसे ही फेंका था जिसमें आप सब फेल हो गए। अच्छा सुने, तो स्पीड डिपेंड कर रही है एम्पलीट्यूड पे। अब क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन यार ये है कि स्टूडेंट ने डिस्प्लेस किया ट्रॉली को ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड को पहले उसने कम एम्पलीट्यूड से इसको वाइब्रेट कराया, एंड नाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज डबल्ड। एम्पलीट्यूड को उसने डबल कर दिया। ये बताइए, जब वो एम्पलीट्यूड को डबल कर देगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी? ठीक है जनाब, तो जरा आंसर सुनिएगा। सर आंसर ये है, जो मैं आपको मतलब फिर बता रहा हूँ, मार्किंग स्कीम में दो तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं एसएचएम के तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर रहा, बल्कि इसको आसान तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या? स्पीड, और स्पीड में भी मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि इसकी स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं होती है। एज मैक्सिमम स्पीड, और मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन में मिलती है। एज मैक्सिमम स्पीड ऑफ ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन कर रहा हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to its amplitude। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है जनाब। और A2 की फिजिक्स में पढ़ाते हैं V इज इक्वल्स टू ओमेगा एम्पलीट्यूड। अब ओमेगा क्या चीज होती है, ओमेगा को छोड़ दें, पर वेलोसिटी एम्पलीट्यूड के साथ सिंपल सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जनाब। तो एम्पलीट्यूड के साथ मैक्सिमम स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैक्सिमम स्पीड। और अब मैक्सिमम स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब व्हेन एम्पलीट्यूड इज डबल्ड, when amplitude is doubled, तो maximum speed also doubled। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। सर जितना बड़ा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड। अगर आपने एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया तो मैक्सिमम स्पीड भी डबल हो जाएगी। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड डबल हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की बात करें। सर काइनेटिक एनर्जी में ना, स्पीड अगर आप डबल करेंगे तो स्पीड डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगी, 2 का स्क्वायर 4 टाइम, 4 टाइम हो जाएगी। अब ये वाली बात लिखने जा रहा हूँ। क्या? एज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद स्क्वायर स्पीड, स्क्वायर ऑफ स्पीड। ठीक है जनाब। व्हेन स्पीड डबल्ड, के ई इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम। ठीक। कोई बच्चा मुझे बताएगा 4 टाइम को, ये तो मैथमेटिक्स की टर्म है 4 टाइम, तो जिस तरह 2 टाइम को डबल बोलते हैं, इसी तरह 4 टाइम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? तो मार्किंग स्कीम में बेटा ये टर्म लिखी हुई क्वाड्रेपल्ड। ठीक है जनाब। तो जब स्पीड, यानी ये पूरी सीक्वेंस जल्दी से मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा, जितनी दूर से रिलीज करूंगा
बॉब को जितनी दूर से रिलीज करूंगा उतनी ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, करीब से रिलीज करूंगा उतनी कम मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो स्पीड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है जनाब, स्पीड डबल तो एम्पलीट्यूड डबल, उल्टा मैंने बोल दिया, एम्पलीट्यूड डबल तो स्पीड डबल, और अगर स्पीड डबल तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्वाड्रपल्ड। अब्दुल्ला बेटा बात समझ में आती है? अब्दुल्ला इज इट क्लियर अब्दुल्ला? ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में भी आपस की बातें, कोई इतनी खास टेक्निकल मुश्किल बात नहीं है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इट इज वेरी सिंपल। ओ लेवल के बच्चा भी समझा दे, आईजीसीएसई का बच्चा भी समझा दे, सर पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है ना? और एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी के लिए जरा देखिए, कह रहे हैं एक कार है, जैसे एक साइकिलिस्ट है, और ये एक स्लोप पे जा रही है। ठीक है ना? ये साइकिल है जो कि एक स्लोप पे जा रहा है, और इसकी वर्टिकल हाइट एच है, इसकी वर्टिकल हाइट एच है। ठीक है जनाब, और इसका मास एम है। कह रहे जनाब एवरेज पावर बताए। तो भाई सर पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी सर ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऊपर जाने में हाइट हमेशा ये वाली लेते हैं, भले से मूवमेंट ये वाली हो रही है। ठीक है जनाब, ऊपर जाने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज एम जी एच। पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एम जी एच अपॉन टाइम। तो आप देख लीजिए जनाब, एट एक्सेल बोर्ड में एमसीक्यूज बहुत आसान आता है। क्वेश्चन नंबर 20, बाई चांस कोई अजीबो गरीब सा दे दे, मोस्टली सवाल बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ये भी मुझे लग रहा है लंबी कहानी वाला सवाल है, कहानी वाला सवाल है भैया ये सवाल जो है कहानी वाला सवाल है। कहानी है कि, जरा कहानी सुनते हैं जनाब। कहानी वाला सवाल ये है कि एक एलिवेटर है और ये ऊपर जा रहा है, और 10th फ्लोर तक जा रहा है, बिल्डिंग के 10th फ्लोर तक जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को उन्होंने शो किया हुआ है। सही है। अच्छा, अब थोड़ी सी ना पहले तो मुझे ना एलिवेटर की फिजिक्स आपको समझाना होगी विद रेस्पेक्ट टू डायनामिक्स। तो जरा बेटा सीखिएगा इसकी थोड़ी सी फिजिक्स विद रेस्पेक्ट टू फोर्सेस। ये फॉर एग्जांपल एलिवेटर है बेटा, आपने देखा होगा इस एलिवेटर को एक केबल से सपोर्ट किया हुआ होता है, और केबल से इसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मूव करवा रहे होते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, इस एलिवेटर में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन ऑब्जेक्ट्स का जो बेटा वेट होगा, जो भी वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और एलिवेटर जब ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, तो सर एलिवेटर के ऊपर जाते वक्त जो स्प्रिंग में टेंशन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। ठीक है। कहते हैं अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा हो और एक्सेलरेशन के साथ जा रहा हो, एक्सेलरेशन के साथ जा रहा हो, आप देखिएगा जब हम बिल्डिंग में किसी एलिवेटर में होते हैं, तो बिल्डिंग में जो एलिवेटर होता है बेटा, बेटा जब एलिवेटर को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं ना, तो जैसे ही वो स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होते ही स्टार्टिंग फेज में एलिवेटर में एक्सेलरेशन आता है और हम थोड़े से डिसबैलेंस होते हैं, लेकिन उसके बाद एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होता है। तो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो नो एक्सेलरेशन। ठीक है ना? लेकिन जिस टाइम के ऊपर एलिवेटर स्टार्ट होता है ऊपर जाना, तो ऊपर जाते वक्त देयर इज एक्सेलरेशन। ठीक है ना? अच्छा, फिर वो कांस्टेंट स्पीड एलिवेटर पकड़ लेता है, और 10th फ्लोर पे आप जा रहे हो। अच्छा, फिर 10th फ्लोर पे जब उसका नंबर आने वाला होता है 10th फ्लोर का, तो एकदम से एलिवेटर पे स्लो डाउन होने लगता है, और जब स्लो डाउन होने लगता है तो जाहिर सी बात है एलिवेटर में क्या आ जाता है, डीसिलेरेशन आ जाता है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि एलिवेटर तीनों तरह की मूवमेंट फेस करता है। स्टार्टिंग पॉइंट में देयर इज एक्सेलरेशन, जब स्पीड पकड़ लेता है एलिवेटर तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, नो एक्सेलरेशन। और जब वो बिल्कुल 10th फ्लोर पे पहुंचने वाला है, जब वो 10th फ्लोर पे पहुंचने वाला है, तो वो स्पीड स्लो करेगा, दैट इज डीसेलेरेशन। अलबत्ता अभी फिजिक्स ये कह रही है कि एलिवेटर ऊपर जा रहा है। सर अब वो ऊपर जा रहा है ना, तो देयर इज एक्सेलरेशन, और जब एक्सेलरेशन होता है तो याद रखिएगा नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है हमेशा ग्रेटर फोर्स में से अपोजिट और स्मॉलर फोर्स को माइनस कर दो। तो ग्रेटर फोर्स इज टेंशन, वाई? बिकॉज द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, so tension is greater than mg, and if tension is greater than mg then T minus mg. Tension acting upward, mg acting downward, acting in opposite direction, so net force is T minus mg.
जहाँ बेटा नेट फोर्स लिखी हुई है, नेट फोर्स की जगह बेटा मैंने लिख दिया एम ए, एंड दिस एम ए इज एक्सिलरेटिंग फोर्स, दिस एम ए इज एक्सिलरेटिंग फोर्स। ठीक है जनाब, ये एक्सिलरेटिंग फोर्स है। ठीक, और याद रखिएगा जितना ज्यादा एक्सिलरेशन से एलिवेटर को ऊपर भगाना होगा, तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा एक्सेलरेशन से भगाना होगा उतनी ज्यादा फोर्स रिक्वायर होगी ऊपर भगाने के लिए। और जितनी ज्यादा फोर्स रिक्वायर होगी, तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो जितनी ज्यादा एक्सेलरेटिंग फोर्स होगी उतनी ज्यादा पावर भी लगाना पड़ रही होगी, उतनी ज्यादा पावर भी लगाना पड़ रही होगी। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन, उतनी ज्यादा एक्सेलरेटिंग फोर्स, उतनी ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट। तो ये बेटा मैंने एक्स्ट्रा बातें आपके सामने बहुत सारी बोल दी हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, क्वेश्चन में आ गए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है और डिफरेंट लोग हैं इसके अंदर, अच्छा लोड भी डिफरेंट है, ठीक है ना, डिफरेंट लोड है, पूरा उन्होंने एक टेबल बना के दे दिया, डिफरेंट लोड है। और डिफरेंट लोड का मतलब एक मतलब पैसेंजर है ही नहीं कोई, फिर एक बंदा है, फिर कभी दो बंदे हैं, कभी तीन बंदे हैं। तो जो टोटल लोड है, तो आपको पता है बंदा नहीं भी हो तो एलिवेटर का अपना वेट तो होगा। ठीक है जनाब, तो जब एक्सेलरेशन के साथ ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये डाटा नोट किया गया है, विदाउट पर्सन ओनली एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तो जो पावर कंजम्पशन हो रही है इट इज 34 किलोवाट्स। और अगर कोई एक बंदा भी मौजूद है तो पावर कंज्यूम हो रही है 39 किलोवाट्स। जब दो बंदे मौजूद हैं तो पावर कंज्यूम हो रही है 44 किलोवाट्स। और तीन बंदे पे इतनी पावर कंज्यूम हो रही है। पहले सिर्फ इतनी बात पे ध्यान दें, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी जब उसको बाद में देखा जाएगा। ठीक है, खाली ये भी इसको देखें। और जब आपने इसको देख लिया तब क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन में कह रहे हैं एलिवेटर में जितनी फोर्सेस लगती हैं उनको बताइएगा, और फिर डिस्कस करें कि पावर में क्या वेरिएशन आ रही है। डिस्कस द डिफरेंस इन वैल्यूज फॉर पावर डेवलप बाय द लिफ्ट। ठीक है जी, ये वही अगेन इंग्लिश लिखने वाला तीसरा सवाल आज की क्लास का आ गया, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ कमेंट्री करनी है। तो कमेंट्री जरा सुनिएगा। कहते हैं जब लिफ्ट एक्सिलरेट करती है तो उस पर नेट फोर्स होती है, ये वाली जो अभी अभी मैंने ऊपर समझाई है आपको बेटा, ये रही नेट फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स होती है टी माइनस एम जी। तो बेटा नेट फोर्स है इसके अंदर भी टी माइनस एम जी, इट इज द नेट फोर्स। ठीक है जनाब, अच्छा इस नेट फोर्स में दिस एम ए इज एक्सिलरेटिंग फोर्स। तो गौर से सुनिएगा, कहते हैं जब आपको एलिवेटर को एक्सिलरेट कराना होता है, तो एक्सिलरेट कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ती है, ज्यादा पावर कंज्यूम करना पड़ती है। ठीक है ना, अभी सिर्फ इतने पोर्शन में रहिएगा, इससे ज्यादा आगे नहीं जाइएगा। ठीक है ना, आप सिर्फ पहले इतनी बात पढ़ के समझें क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले इतनी बात क्या कि, और इट इज 4 मार्क क्वेश्चन, इंग्लिश आपने लिखनी है। कह रहे हैं जब हमें एक्सिलरेटिंग लिफ्ट लेके जानी है, लिफ्ट को एक्सिलरेशन के साथ लेके जाना है। ठीक है जनाब, तो जब एक्सिलरेशन के साथ लेके जाना है तो जरा कंपेयर कीजिए कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हो तो कम पावर कंज्यूम हो रही है, और जब एक्सिलरेशन के साथ लेके जा रहे हो तो एक्सिलरेशन करने के लिए पावर ज्यादा खर्च हो रही है। वजह बताइए। सर वजह ये है कि जब एलिवेटर को एक्सिलरेट करते हैं तो एक्सिलरेट करने के लिए एक्सिलरेटिंग फोर्स बढ़ाना पड़ती है, और एक्सिलरेटिंग फोर्स बढ़ाने के लिए ज्यादा पावर कंज्यूम होती है। पहले सिर्फ अभी इतनी सी बात पे रहूंगा, कांस्टेंट वेलोसिटी पे अभी जा रहा हूँ, पहले इतनी सी बात को मैं दोबारा रिपीट करूंगा। और जकी बेटा आपसे कमेंट्री करवाना चाहूंगा, जकी बेटा गौर से सुनिएगा, बेटा जकी गौर से सुनिएगा, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ और आपसे एक कमेंट्री करवाऊंगा। सर हमें एक टेबल दिया हुआ है, इन दिस टेबल व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटेड, when elevator is accelerated upward, then greater power consumed as compared to when the lift or elevator moving upward with constant velocity। जब लिफ्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमें कम पावर खर्च करना पड़ रही है, और जब हमें एक्सेलरेशन के साथ लेके जाना पड़ रहा है
तो ज़्यादा पावर खर्च करना पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जब हम लिफ्ट को एक्सेलरेशन देते हैं तो ज़्यादा पावर लगाना पड़ती है, और ज़्यादा पावर लगाने पे जाहिर सी बात है पावर की वैल्यूज हमारे पास ज़्यादा हो रही हैं। सिर्फ इन दो बातों को बेटा जकी बोल के बताइए। बस 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 इतनी सी बात पर ही रोक लें, बिल्कुल सही आपने बेटा बोला, ठीक है। अच्छा, पहले दो पॉइंट तो उसने इस पे निकाल दिए, 4 नंबर का सवाल है, तो 2 नंबर तो आपको पहले वो इसी के ऊपर कंपेयर करने में बता देगा, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये बताइए जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी में पावर कम क्यों खर्च होती है, तो जरा आंसर सुनिएगा। सर अब कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते हैं ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो जरा गौर से देखिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में ना, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो हमें एक्सेलरेटिंग फोर्स लगानी ही नहीं पड़ती, और अगर एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं लगाना पड़ती, एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं लगाना पड़ती, तो याद रखिएगा लिफ्ट को ऊपर ले जाने में जो फोर्स लगाना पड़ती है ना, वो सिर्फ एलिवेटर के वेट के बराबर होती है। जो फोर्स एलिवेटर की मोटर लगा रही होती है, वो फोर्स सिर्फ एलिवेटर के वेट के बराबर होती है, एलिवेटर या उसमें जितने बंदे खड़े हुए हैं उसके वेट के बराबर होती है। तो मैं अब इस वाली बात पे कमेंट्री कर रहा हूँ, और अब्दुल मोमिन आपसे बेटा ये वाली बात क्या बताना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। सर व्हेन द एलिवेटर is moving upward with constant velocity, then less power is consumed. Why? Because less power, sorry, less force required to move the lift upward, and it is equal to only the weight of lift. जितना वेट है खाली वेट के बराबर फोर्स लगाना पड़ रही है, हमें एक्सेलरेटिंग फोर्स फर्दर नहीं लगाना पड़ रही, इसलिए पावर कम कंज्यूम हो रही है, इसलिए पावर कम कंज्यूम हो रही है। हाँ बेटा अब्दुल मोमिन आप हमें बताएं, जब एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो पावर कम कंज्यूम हो रही है, टेबल हमें दिखा रहा है। सवाल है ऐसा क्यों है, इस पे आप क्या कमेंट्री करेंगे अब्दुल मोमिन। ओके, इट डज नॉट रिक्वायर टू, इट डज नॉट रिक्वायर द फोर्स टू एक्सेलरेट द लिफ्ट। तो लिफ्ट को एक्सेलरेट करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ती है वो लगानी नहीं पड़ रही, और जब नहीं लगाना पड़ रही तो जाहिर सी बात है पावर कंजम्पशन भी कम ही आ रहा है, ठीक है जी। तो जनाब 3 सवाल आज ऐसे आ गए जिसके अंदर नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सारी की सारी बातें, बल्कि उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में भी अल्लाह आपसे और इंग्लिश लिखवाना चाह रहा है, क्या लिखवाना चाह रहा है इसको भी देखें। कह रहे जनाब, लिफ्ट use significant proportion of all total energy consumption of building. When designing the lift system, engineers compare the predicted daily energy consumption of different lift motors by, ठीक है जनाब, यानी कि हम ये रिसर्च करने जा रहे हैं कि किसी बिल्डिंग में जब लिफ्ट लगती है तो इंजीनियर्स किन किन चीज़ों पे गौर करते हैं। तो वो एस्टिमेट करते हैं कि लिफ्ट जो होगी वो दिन भर में कितने फ्लोर्स के बिटवीन भागेगी और कितनी स्पीड से भागेगी। तो एस्टिमेट करते हैं लिफ्ट जर्नी पर डे, और फिर उससे कैलकुलेट करते हैं कि डेली कितनी एनर्जी की कंजम्पशन है। और आपको पता है एनर्जी बराबर होती है पावर इनटू टाइम, तो पावर इनटू टाइम होगी लेकिन इट विल बी मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ जर्नी, दिन भर में कितनी जर्नीज होती हैं। तो ये एक पूरी उन्होंने आपको साइंस बताई है कि लिफ्ट जब बिल्डिंग में लगती है तो क्या क्या इसके ऊपर गौर कर रहे होते हैं। अब कहना क्या चाह रहे हैं सर, कहना ये चाह रहे हैं, जो सवाल है असल में सवाल है, कह रहे हैं एडवांटेज डिस्कस करें और डिसएडवांटेज डिस्कस करें। जो मेथड अभी ऊपर स्टेट किया गया है कि एनर्जी कंजम्पशन पर डे, और इसके अंदर फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके अंदर फिजिक्स कम और रिसर्च ज़्यादा करवा रहे हैं। ज़रा सुनिए डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है कि जो अभी ऊपर डिसएडवांटेज का मतलब जो उन्होंने रिसर्च की है ये वाली, इस रिसर्च के ऊपर हम लोग डिसएडवांटेज बताने जा रहे हैं। क्या डिसएडवांटेज है, कह रहे जनाब इट डज नॉट टेक अकाउंट मास ऑफ पैसेंजर। ठीक है ना, ऊपर की जो पूरी उन्होंने कैलकुलेशन की है इसमें इस वाली बात पे कहीं लिखा ही नहीं है कि हम लोग जो दिन भर में वर्किंग कर रहे हैं इसमें लिफ्ट में 2 बंदे जा रहे हैं, 4 बंदे जा रहे हैं, 6 बंदे जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और वाले टर्म को हटा दें, और से और मुश्किल हो जाएगा समझाना, ठीक है जनाब। तो इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट मास ऑफ पैसेंजर, इसने मास ऑफ पैसेंजर्स को यूज नहीं किया है, ठीक है जनाब।
उसके बाद एज्यूम फुल पावर यूज्ड ऑल द टाइम एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। ठीक है जनाब, इसने जो ऊपर रिसर्च की है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि मोटर फुल पावर कंज्यूम कर रही है, क्योंकि उसके अंदर पैसेंजर कम ज़्यादा का तो चक्कर ही नहीं है। जब उसने नंबर ऑफ पैसेंजर्स को नहीं लिया, मास ऑफ पैसेंजर को शामिल नहीं किया, तो वो मोटर की मैक्सिमम पावर को लेके सारी की सारी कैलकुलेशन कर रहा है। अच्छा जनाब, सुइटेबल रेफरेंस टू अदर एनर्जी कंजम्पशन सच एज लाइटिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग डोर वगैरह वगैरह। ये दूसरी खराबी ये बता रहे हैं। खराबी नंबर वन जो अभी बता चुका हूँ, खराबी नंबर टू कि जब लिफ्ट रुकती है तो डोर खुलते हैं, बंद होते हैं, अंदर लाइट चल रही होती है, अंदर एग्जॉस्ट के लिए फैन लगे हुए होते हैं। आपने उनमें से किसी भी चीज़ को ऊपर की जो रिसर्च है उसके अंदर शामिल नहीं किया हुआ। ठीक, मैं अपनी बात रिपीट करूंगा और अब्दुल्ला से कमेंट्री करवाऊंगा। अब्दुल्ला ज़रा सुनिएगा। अब्दुल्ला, जो इंजीनियर्स ने रिसर्च की है कि किसी बिल्डिंग में जो लिफ्ट काम कर रही होती है, उस लिफ्ट की एफिशिएंसी किन बातों पे डिपेंड करती है, तो उसके लिए जो उन्होंने रिसर्च की, इस रिसर्च की खराबियां निकालना है। तो अब्दुल्ला ज़रा सुनिएगा। इसके अंदर सर पहला डिसएडवांटेज ये खराबी ये है कि इन्होंने इस पूरी कैलकुलेशन में कहीं पर भी इस बात को मेंशन नहीं किया कि ये हमारी कैलकुलेशन दो लोगों के लिए, चार लोगों के लिए, चार लोगों, छह लोगों के लिए, कितने लोग उसके अंदर बैठ के ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, उनकी कैलकुलेशन में कहीं शामिल उन्होंने नहीं किया कि कितनी पावर, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है दरवाज़ा खुलने बंद होने में, लाइटिंग में, एग्जॉस्ट पंखे चलने में, कैमरे लगे हुए उसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस तरह की कोई चीज़ को उन्होंने शामिल नहीं किया, तो ये इसके अंदर गलत बात है। जी अब्दुल्ला बेटा, खराबियाँ निकालें। अब्दुल्ला। हाँ, ठीक है जी, ठीक है, बस ये दो खराबियां हैं, बस बस बस, बेहतरीन अब्दुल्ला बेटा, बेहतरीन। दो खराबियां। अच्छा, इसकी अब जरा अच्छाइयों पर आ जाए। अच्छाइयाँ क्या है? अच्छाइयाँ निकालनी सी ज़बरदस्ती। कह रहे हैं एडवांटेजेस बिकॉज कैन गिव अ बेसिक कंजम्पशन बिटवीन मोटर एनर्जी एस्टिमेट विल टेक इनटू अकाउंट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग गिव्स अ वैल्यू फॉर ऑपरेशनल एनर्जी यूज। ठीक है ना, इससे कम ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि कितनी एनर्जी कंजम्पशन पर डे होगी, पर मंथ होगी, और फिर उसी को काउंट करके जो बिल्डिंग में जितने लोग रहते होंगे उनसे जो मंथली मेंटेनेंस चार्ज की जाती होगी, तो वो मंथली मेंटेनेंस की चार्जिंग हम इस कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जनाब ज़बरदस्ती का एक एडवांटेज है। ठीक है जी। अच्छा बेटा, इसे रिकॉर्डिंग को स्टॉप